हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, सो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होते हैं। ओके, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? यस, अगर आपसे कोई पूछे स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होते हैं तो आप क्या बताएंगे उनको? अगर आपने एक ही लाइन में डिफाइन करना हो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसके इंट्रैक्शन हमारे सैंपल के साथ। ओके, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को? इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। ओके, विद मैटर और सैंपल जो भी हम ले रहे हैं, ओके, उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंट्रैक्शन को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, हमें पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। दोनों का जो मोशन होता है वो भी क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर? उनके प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर। ओके, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और वो जैसे ही चलती हैं वो भी क्या है, उसके जो मोशन है उसके परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, बोथ आर परपेंडिकुलर टू द मोशन। ओके, सो हम इसको लिख सकते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, बी क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड, आप एच से भी डिनोट कर सकते हो। ओके, सो जो हमारे पास ई का मैग्नीट्यूड होता है वो एच से ज़्यादा होता है, मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा होता है। सो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम अपने सैंपल पे डाल रहे हैं तब होता क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? यस, एक तो क्या हो सकता है कि जो हमने रेडिएशन डाली है, ओके, उसका पाथ चेंज हो जाए, जिसको हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो सकती है, और क्या हो सकता है? स्कैटरिंग हो सकती है, डाइफ्रैक्शन हो सकती है। ओके, या फिर क्या हो सकता है कि जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के डालने पर जो हमारे पास ट्रांसमिटेड रेडिएशन आएगी, ओके, कुछ उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, या फिर पूरी की पूरी हम बोल सकते हैं जो हमने लाइट डाली है वो पूरी की पूरी अब्जॉर्ब हो जाए और हमें कोई भी इंटेंसिटी मीन्स कोई भी रेडिएशन ना मिले। ओके, सो जो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ओके, वो भी क्या है हमारे पास? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी दो तरह की होती है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, सो अब्जॉर्प्शन जो होती है ना, अब्जॉर्प्शन हमें करवानी पड़ती है। ओके, हमें बाहर से कोई ना कोई लाइट डालनी पड़ती है, फिर ही मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास मॉलिक्यूल है, वो क्या है? ग्राउंड स्टेट में है। ओके, एम है, एम ग्राउंड स्टेट में है, और वो हमने एच न्यू बाहर से एनर्जी डाली। ओके, एच न्यू हमने बाहर से फोटोन डाला जिसकी एनर्जी एच न्यू है, तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया एम स्टार। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं? एम प्लस एच न्यू से एम स्टार। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन। ओके, इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन मीन्स हमें करवानी पड़ती है अब्जॉर्प्शन, इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन। और जो एमिशन होती है वो इंड्यूस्ड भी होती है और स्पॉन्टेनियस भी होती है। ओके, सो हमें पता है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल जो एक्साइटेड स्टेट में जाता है वो स्टेबल नहीं होता। ओके, मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में जाके स्टेबल नहीं होता, वो क्या है? खुद ही वापस आ जाता है ग्राउंड स्टेट में। ओके, मॉलिक्यूल खुद ही वापस आ जाता है ग्राउंड स्टेट में, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। ओके, फॉर एग्जांपल, हमारा मॉलिक्यूल एम स्टार में है, वो एनर्जी लूज़ करके, एच न्यू एनर्जी लूज़ करके, ओके, एम में आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एम स्टार से एम प्लस एच न्यू। ओके, और क्या होता है? एमिशन, इंड्यूस्ड एमिशन भी होता है। ओके, इंड्यूस्ड एमिशन का मीनिंग क्या है? कि हमें एमिशन करवानी पड़ती है। कई बार मॉलिक्यूल क्या है, हमारे पास कोई भी न्यूक्लियाई या फिर इलेक्ट्रॉन अगर वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ओके, अगर वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, वो साथ के साथ ही अपने आप वापस नहीं आता। ओके, हमें क्या है? वो एमिशन करवानी पड़ती है, उस एमिशन को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड एमिशन। सो अब देखो, जैसे हमारा मॉलिक्यूल एम स्टार में है, हमने क्या किया? बाहर से एक एच न्यू एनर्जी का फोटोन डाला। ओके, वो फोटोन एम स्टार को क्या कर देगा? एम स्टार वापस आ जाएगा। ओके, कितनी एनर्जी रिलीज़ करके? जितनी इसने एनर्जी ली थी। ओके, एच न्यू, हम इसको एच न्यू डैश भी लिख सकते हैं। ओके, सो ये किस में आ गया? एम में। हम इसको, इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? हमने एम स्टार में एच न्यू डैश डाला,
और हमें क्या मिला, M+H∧। ओके, अब देखो जो इम्पोर्टेंट बात है, जो अब इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन का रेट होता है, ओके, इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन का जो रेट होता है वो इंड्यूस्ड एमिशन के इक्वल होता है। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन, ये पहले एग्जाम में आया हुआ है, रेट ऑफ इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ इंड्यूस्ड एमिशन। ओके, जो इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन का रेट होता है वो इंड्यूस्ड एमिशन के रेट के बराबर होता है। अब हम कर रहे हैं कि हमने कोई भी स्पेक्ट्रा देखना है, उस स्पेक्ट्रा को देखने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो होने चाहिए। ओके, क्या क्या कंडीशंस हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो स्पेक्ट्रा देगा। ओके, कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो, जो हम लाइट डाल रहे हैं बाहर से, एनर्जी डाल रहे हैं, वो लाइट अब्जॉर्ब करेगा। ओके, वो रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगा। क्या क्या कंडीशंस हैं, सबसे जो पहला है, इसको हम लिख देते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेक्ट्रा। ओके, सो जो सबसे पहली कंडीशन है हमारे पास वो है बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन हमें क्या कहती है, यस, बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या कहती है कि जैसे हमने बाहर से लाइट डाली, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लाइट मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करेगा ही करेगा। वो किस पे डिपेंड करता है, जो मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल्स हैं। ओके, जो मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, डेफिनेट है। एक ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी चेंज होती जाएगी। ओके, जो एनर्जी लेवल्स हैं उसकी एनर्जी चेंज होती जाएगी। जो एनर्जी लेवल्स हैं हमारे पास, उनकी एनर्जी डेफिनेट है। ओके, सो देखो, अगर हमारे पास ये दो एनर्जी लेवल्स हैं, इनके जो बीच का गैप है वो है डेल्टा ई। ओके, सो हम जो बाहर से रेडिएशन डाल रहे हैं उसकी जो एनर्जी है वो इस डेल्टा ई से या तो ज़्यादा होनी चाहिए या फिर इसके बराबर होनी चाहिए, तभी जो हमारा मॉलिक्यूल है वो अब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब नहीं करेगा। ओके, सो ये देखो, जो हमारा एनर्जी गैप है वो h∧, है। ओके, सो जो हम बाहर से रेडिएशन डाल रहे हैं वो न्यू फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए या फिर इससे ज़्यादा की होनी चाहिए। ओके, सो दैट हमारा जो मॉलिक्यूल है वो अब्जॉर्ब कर पाए। ओके, हमारा मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब तभी करेगा जब हम बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो वाला पोर्शन डाल रहे हैं जो इसके एनर्जी गैप से मैच होता हो। ओके, या फिर उसकी एनर्जी से ज़्यादा हो। ओके, सो देखो, ये होती है हमारे पास बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन कि जो हम बाहर से एनर्जी डाल रहे हैं, ओके, ई अप्लाइड, जो हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी डेल्टा ई से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, वो एनर्जी डेल्टा ई से ज़्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। ये होती है हमारे पास बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ओके, सो ये जो कंडीशन है ना, बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन, ये नेसेसरी तो है, ज़रूरी तो है, बट ये सफिशेंट नहीं है। मीन्स अगर हमने बाहर से लाइट डाल दी, ओके, रेडिएशन डाल दी, जो रेडिएशन की एनर्जी इस गैप के इक्वल है या ज़्यादा है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि फिर भी हमारा मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करेगा ही करेगा। ओके, सो सेकंड हमारे पास कंडीशन आ जाती है जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं। ओके, सिलेक्शन रूल कौन से होते हैं, सिलेक्शन रूल दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास ग्रॉस सिलेक्शन रूल एंड सेकंड होता है हमारे पास मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल। ओके, ग्रॉस सिलेक्शन रूल एंड मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल। जो ग्रॉस सिलेक्शन रूल है ये हमें बताता है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है उसका नेचर कैसा है। ओके, टेल्स अबाउट द, डिपेंड्स, या फिर हम लिख सकते हैं डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल। नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, सो जो हमारे पास ग्रॉस सिलेक्शन रूल है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे मॉलिक्यूल के नेचर पे। ओके, सो जो हम बोलते हैं कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए परमानेंट डाइपोल मोमेंट चाहिए एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए हमें डायनामिक डाइपोल मोमेंट चाहिए। ओके, वो दोनों क्या है, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, ग्रॉस सिलेक्शन रूल। ओके, सो हम लिख सकते हैं कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए जो ग्रॉस सिलेक्शन रूल क्या होता है, वैसे हम इनको सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए ग्रॉस सिलेक्शन रूल क्या होता है हमारे पास, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ओके, एंड हमारे पास वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए क्या होते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए क्या होते हैं, डायनामिक डाइपोल मोमेंट। डायनामिक डाइपोल मोमेंट।
ओके सो ये तो होता है हमारे पास ग्रोथ सिलेक्शन रूल। सिमिलरली रमन स्पेक्ट्रा के लिए हम क्या बोलते हैं, चेंज इन पॉलराइजेशन। ओके सो जो मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल्स होते हैं, मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं कि जैसे हमने बोला कि ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो ट्रांजिशन है वो हो जाएगी। मींस अगर हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात करें तो हम क्या बोलते हैं, J इज इक्वल टू 0 से J इज इक्वल टू 1 वाली ट्रांजिशन हो जाएगी। ओके और हम क्या बोलते हैं, J इज इक्वल टू 0 से J इज इक्वल टू 2 वाली। मीन्स अगर हमारे पास ये J इज इक्वल टू 0 है, ये J इज इक्वल टू 1 है, ये J इज इक्वल टू 2 है, तो हम क्या बोलते हैं, J इज इक्वल टू 0 से J इज इक्वल टू 2 वाली ट्रांजिशन फॉरबिडन है। ओके मीन्स 0 to 1 वाली ट्रांजिशन तो अलाउड है, बट 0 से 2 वाली ट्रांजिशन क्या है, फॉरबिडन है। इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल। ओके जो मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल है वो हमें बताता है कि कौन से लेवल से कौन सी ट्रांजिशन हो सकती है। ओके सो देखो अब जो हमारे पास आई है इंटेंसिटी है। ओके जो भी हमारे पास जो ट्रांजिशन होगी उसकी जो पीक आएगी उसकी जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, RMN का स्क्वायर। RMN क्या होता है, RMN को हम बोलते हैं ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल। ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल। ओके ये क्या होता है, RMN ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल क्या होता है, ये होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity psi1 ऑपरेटर psi2 d2। ओके psi1 एंड psi2 हमारे पास क्या है, psi1 एंड psi2 क्या है, psi1 है हमारे पास कि जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट है। ओके जहाँ से हमने ट्रांजिशन देखनी है, सपोज हमने J इज इक्वल टू 0 से J इज इक्वल टू 1 देखनी है, तो जो psi1 है वो क्या है, वेव फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी लेवल, एंड psi2 क्या है, वेव फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी लेवल। ओके बीच में ऑपरेटर कौन सा है, जो भी हम देख रहे हैं, अगर हम रिजी रोटेटर देख रहे हैं तो रिजी रोटेटर वाला ऑपरेटर होगा, अगर आप हार्मोनिक ऑसिलेटर देख रहे हो तो उसका जो हमारे पास ऑपरेटर है वो होगा। ओके सो हमारे पास जो RMN है वो किसकी इक्वल होता है, 0 to infinity psi1 ऑपरेटर psi2 d2 इज इक्वल टू, अगर तो RMN हमारे पास RMN ओके अगर तो RMN की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, अगर RMN की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो जो ट्रांजिशन होती है, ट्रांजिशन इज अलाउड। ओके अगर हमारे पास RMN की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो हम बोलते हैं जो ट्रांजिशन है वो क्या है, फॉरबिडन ट्रांजिशन। ओके सो अगर तो आपके पास RMN की वैल्यू ये सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोटेशनल वाइब्रेशनल एंड रमन के लिए हमारे पास जो सिलेक्शन रूल्स हैं वो हमने लगा के जो हमारे पास आते हैं हम सीधा डायरेक्ट ही करेंगे। ये जो सारा कुछ सॉल्व करना होता है ये क्वांटम में होता है। ओके क्वांटम में हम इसको अच्छी तरह से करेंगे। सो अब इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए J इज इक्वल टू 0 से J इज इक्वल टू 1 वाली ट्रांजिशन अलाउड होती है। मीन्स डेल्टा J इज इक्वल टू ±1 होना चाहिए। डेल्टा J इज इक्वल टू ±1 फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ओके तो ये हमें जो मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल है ये सारे स्पेक्ट्रोस्कोपीज के लिए हमें पता है। ये जो सॉल्व करने वाला पार्ट है ये हम क्वांटम केमिस्ट्री में करेंगे। ओके सो ये होता है हमारे पास मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल। अगर तो RMN की वैल्यू जो ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल है वो नॉट इक्वल टू 0 है, मीन्स ट्रांजिशन अलाउड है। ओके अगर इक्वल टू 0 आ गई मीन्स ट्रांजिशन हमारी फॉरबिडन है। ओके सो ये होता है हमारे पास सिलेक्शन रूल। अब सिलेक्शन रूल भी हो गया चलो, बट अभी भी कोई पक्का नहीं पता कि ट्रांजिशन होएगी या नहीं होएगी। ओके मीन्स ट्रांजिशन तो चलो हो जाएगी, बट उस ट्रांजिशन की इंटेंसिटी मीन्स वो ट्रांजिशन हमें दिखेगी भी या नहीं दिखेगी। सो वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन रेशो पे। ओके नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आ जाता है पॉपुलेशन रेशो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं थर्ड पॉइंट, बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन रेशो। बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन रेशो हमें क्या बताता है कि जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ओके जो हमारे पास ट्रांजिशन तभी होगी ना जब ग्राउंड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन कर रहे हैं, अगर हम प्रोटॉन्स की ट्रांजिशन कर रहे हैं, उनका नंबर क्या हो, ज़्यादा हो। अगर ग्राउंड स्टेट में उनका नंबर ज़्यादा हुआ तभी वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाएंगे। ओके सो ये हमें क्या बताता है बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन रेशो कि NJ/NI। ओके NI हमारे पास क्या है, I क्या है, I को हम बोलते हैं इनिशियल स्टेट एंड J को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ओके सो NJ/NI ये किसके इक्वल होता है, GJ/GI। G क्या है हमारे पास, G होती है डीजेनरेसी
डीजेनरेसी क्या होती है? यस, डीजेनरेसी क्या होती है कि हमारे पास एक ही एनर्जी पे कितने वेव फंक्शंस हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सेम एनर्जी वाले कितने लेवल्स हैं। जैसे हम ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे 2 लेवल्स ड्रॉ कर देते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि ये 2 लेवल्स डीजेनरेट हैं। सो हम क्या बोलते हैं, इस एनर्जी लेवल की डीजेनरेसी क्या है? 2। सो डीजेनरेसी क्या होती है? जिन हमारे पास जिन मॉलिक्यूल्स में ओके जिन स्पीसीज़ पे, या फिर आप बोल सकते हो जिस स्टेट पे जो हमारे पास जो हमारे पास वेव फंक्शंस हैं वो तो डिफरेंट हो, ओके, बट उनकी एनर्जी क्या है? सेम हो। ओके, एनर्जी सेम हो बट वेव फंक्शंस डिफरेंट हो, उसको हम बोलते हैं डीजनरेट एनर्जी लेवल्स। ओके, जिन लेवल्स की एनर्जी तो सेम हो बट उनका जो हमारे पास वेव फंक्शन है वो डिफरेंट हो, उनको हम बोलते हैं डीजनरेट एनर्जी लेवल्स। सो जी क्या होती है हमारे पास? डीजनरेसी। जे का मतलब जेथ लेवल की डीजनरेसी, आई का मतलब आईथ लेवल की डीजनरेसी। ओके, ई रेज टू पावर माइनस ई जे माइनस ई आई डिवाइडेड बाई के टी। ओके, ई रेज टू पावर, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, जी जे अपॉन जी आई ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा ई डिवाइडेड बाई के टी। ओके, सो के क्या है हमारे पास? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल। ओके, टी क्या है हमारे पास? टेम्परेचर। सो एन जी अपॉन एन आई की वैल्यू हमारे पास ये होती है। अब देखो एन जे अपॉन एन आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, तभी एन जे अपॉन एन आई की वैल्यू अगर कम होगी मीन्स एन आई की वैल्यू ज़्यादा है। अगर एन आई की वैल्यू ज़्यादा है मीन्स इनिशियल स्टेट में हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा हैं। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ही ट्रांजिशंस ज़्यादा होंगी, मीन्स जो हमारे पास पीक है वो उतनी ही इंटेंस आएगी। ओके, सो अब देखो एन जे अपॉन एन आई की जो वैल्यू है वो कब कम हो सकती है? मीन्स एन आई कब ज़्यादा हो सकता है? जब डेल्टा ई क्या हो? ज़्यादा हो। मीन्स ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप जितना ज़्यादा होगा, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट में रहेंगे। सो हमारे पास एन आई की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ओके, सो हम क्या करते हैं, जैसे हमने क्या करना है कि ट्रांजिशन जो हमारी हो रही है, जो भी पीक आ रही है उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करना है। सो एक मेथड क्या है कि जिन मॉलिक्यूल्स में या फिर जो भी हम स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे हैं जिसका एनर्जी गैप जितना ज़्यादा होगा उतनी ही इंटेंसिटी क्या आएगी? ज़्यादा। और हम क्या कह सकते हैं कि हम टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। ओके, कम टेम्परेचर पे क्या होता है, जैसे अगर टेम्परेचर कम होगा मीन्स डेल्टा ई अपॉन के टी ज़्यादा होगा, आगे माइनस डेल्टा ई अपॉन के टी है, सो मीन्स ये पूरी टर्म कम बन जाएगी। ओके, ये पूरी टर्म कम बन जाएंगी मीन्स एन आई ज़्यादा बन जाएगा। ओके, सो एन आई क्या हो जाएगा? ज़्यादा। मीन्स अगर हम टेम्परेचर कम भी रखते हैं ना तो भी हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में रहेंगे। ओके, सो हमारे पास 2 केसेस हैं, या तो हम डेल्टा ई इंक्रीज़ कर दें या फिर हम जो टेम्परेचर है वो कम रखें। ओके, सो जो हमारा स्पेक्ट्रा है उसको हम सही तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो ये थे हमारे पास 3 कंडीशंस। ओके, ये 3 कंडीशंस हैं हमारे पास जिसके साथ हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास स्पेक्ट्रा आएगा वो हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, जो हमारे पास डेल्टा ई होता है, टोटल डेल्टा ई, वो किसके इक्वल होती है? हमारे मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशनल मोशन भी होता रहता है। ओके, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, ये चारों मोशंस होते रहते हैं, ये चारों हमारे पास ट्रांजिशंस होती रहती हैं। ओके, हम इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस डेल्टा ई वाइब्रेशनल प्लस डेल्टा ई रोटेशनल प्लस डेल्टा ई ट्रांसलेशनल। ओके, सो ये हमारे पास डेल्टा ई आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक का, वाइब्रेशनल का, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल। जो हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रा है वो हम काफ़ी कम देखने को मिलता है क्योंकि जो इसका एनर्जी गैप है वो सबसे कम होता है। ओके, जो हमारे पास डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर डेल्टा ई वाइब्रेशनल, फिर डेल्टा ई रोटेशनल, फिर डेल्टा ई ट्रांसलेशनल। ओके, जो हमारे पास डेल्टा ई ट्रांसलेशन है वो सबसे कम है, उसका जो एनर्जी गैप है वो सबसे कम होता है। सो जो इसका जो स्पेक्ट्रा है ट्रांसलेशनल मोशन का वो इंटरप्रेट करना काफ़ी मुश्किल है। ओके, सो हम रोटेशनल का करते हैं, वाइब्रेशनल का करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का करते हैं। एक बात और भी हम बोल देते हैं कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है वो तो हमें क्या मिलता है? लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है, बट मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा जो होता है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा बैंड की शेप में मिलता है। ओके, बैंड्स मिलते हैं इसमें मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में। ये क्यों है? क्योंकि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस भी होती रहती हैं,
अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रही हैं मींस उसके अंदर वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल भी हो रही हैं। सो ये सारे स्पेक्ट्रास क्या है हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में आ जाते हैं। इसमें जो हमारे पास मिलता है बैंड की फॉर्म में मिलता है स्पेक्ट्रा, ओके, बिकॉज काफ़ी सारी ट्रांजिशंस हमारे पास एक ही टाइम पे हो रही हैं, काफ़ी सारी ट्रांजिशंस एक ही एनर्जी पे हो रही हैं। सो वहाँ पे हमें एक लाइन मिलने की बजाय हमें क्या मिल जाता है, एक बैंड मिल जाता है, ओके। सो अब देखो, अब हम कर रहे हैं इन यूनिट कन्वर्जन्स, ओके। यूनिट कन्वर्जन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में, यूनिट कन्वर्जन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अब देखो, जो हम एनर्जी लेते हैं वो जूल्स में भी ले लेते हैं, ओके, पर सेंटीमीटर में भी ले लेते हैं एंड पर सेकंड में भी ले लेते हैं, ओके। जैसे देखो पर सेंटीमीटर में हम IR में लेते हैं, ओके, या फिर जो पर सेकंड है वो हम NMR में लेते हैं, हर्ट्स में, ओके। सो जो हमारे पास अगर हम जूल से पर सेंटीमीटर जाना चाहते हैं या फिर पर सेकंड जाना चाहते हैं तो हम कैसे जाएंगे। ये देखो, जूल की जो यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, ये देखो हमारे पास क्या है, जूल है, ये पर सेंटीमीटर है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या होता है, पर सेकंड, ओके। सो अब देखो, अगर हम जूल को HC से डिवाइड कर दें, ओके, HC से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, सो H की यूनिट्स क्या होती हैं, जूल डिवाइडेड बाय H की यूनिट्स क्या होती हैं, जूल सेकंड, ओके। एंड इसकी यूनिट्स क्या होती हैं हमारे पास, सेंटीमीटर, ये क्या है हमारे पास, C क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ओके। वेलोसिटी ऑफ लाइट आपने लेनी है सेंटीमीटर पर सेकंड में, सो सेंटीमीटर पर सेकंड के साथ ही सेकंड कैंसिल हो गया, जूल के साथ जूल कैंसिल हो गया, सो हमारे पास क्या आ गया, पर सेंटीमीटर, ओके। सो अगर हम जूल से पर सेंटीमीटर जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई HC। अगर आप जूल से पर सेकंड जाना चाहते हो, तो सिंपली आप क्या करोगे, जूल को किसके साथ डिवाइड कर दोगे, H के साथ। H क्या होता है हमारे पास, जूल सेकंड, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, पर सेकंड, ओके। अगर आपने जूल से सेकंड में जाना है देन डिवाइड बाई H, ओके। जितनी भी आपके पास एनर्जी है उस एनर्जी को आप H से डिवाइड कर दोगे तो वो पर सेकंड में चली जाएगी। अगर एनर्जी को आप HC से डिवाइड कर दोगे तो वो पर सेंटीमीटर में चली जाएगी, ओके। एंड सेम हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर आप पर सेंटीमीटर से जूल में जाना चाहते हो, तो क्या हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर दो, इधर डिवाइड करना है इधर मल्टीप्लाई करना है, पर सेंटीमीटर को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे HC से, ओके। अगर आपने पर सेंटीमीटर से पर सेकंड में जाना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई C, ओके। जैसे देखो, पर सेंटीमीटर को अगर हम मल्टीप्लाई करें C से तो ये क्या आ जाएगा, पर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड। C की यूनिट्स क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, पर सेकंड, ओके। सो अगर आप जाना चाहते हो पर सेंटीमीटर से पर सेकंड तो मल्टीप्लाई करना C से। आपको बस ये ट्राइंगल याद होनी चाहिए, ऊपर इधर जा रहे हो डिवाइड बाई HC, इधर जा रहे हो डिवाइड बाई H, इधर जा रहे हो मल्टीप्लाई बाई C, ओके। सो ये होता है हमारे पास यूनिट कन्वर्जन। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं यूनिट कन्वर्जन, जैसे जो हमारे पास B होते हैं रोटेशनल कांस्टेंट, वैसे हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा में करेंगे बट जो यूनिट कन्वर्जन है वो देख लो आप। जैसे B होता है, B क्या होता है हमारे पास, रोटेशनल कांस्टेंट h²/8π²i, h²/8π²i। I क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², ओके। सो H की यूनिट्स क्या होती हैं, जूल सेकंड, मींस जूल स्क्वायर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये तो हमारे पास कांस्टेंट ये 8π², इसकी तो कोई यूनिट्स नहीं है। M की यूनिट्स क्या होती हैं, kg, और r² की यूनिट्स क्या होती हैं, हम यहाँ पे M की यूनिट्स किस में लेते हैं, ग्राम पर मोल, ओके, ग्राम पर मोल। और जो r² है, r² मीन्स मीटर स्क्वायर, ओके, मीटर स्क्वायर। सो अब देखो, अब हमने जो B है उसको जूल में लिखना है, B को हमने जूल्स में लिखना है। सो अगर इसकी यूनिट अगर जूल के बराबर होनी चाहिए, मीन्स जो ये वाली हमारे पास डिनोमिनेटर है ये किसके इक्वल होना चाहिए, जूल सेकंड स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, सो दैट ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास अकेला जूल रह जाएगा, ओके। सो मीन्स ग्राम पर मोल मीटर स्क्वायर को हमने जूल स्क्वायर लिखना है, ओके। ग्राम पर मोल मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू जूल सेकंड स्क्वायर, ओके। सो ये जो जूल होता है ये किसके इक्वल होता है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होते हैं। जूल को हम लिख लेते हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे क्या था, सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर के साथ सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, मीटर स्क्वायर के साथ मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, मीन्स हमने ग्राम पर मोल को kg में चेंज करना है, ओके। ग्राम पर मोल को हमने kg में चेंज करना है। सो ग्राम पर मोल को kg में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राम पर मोल को अगर हमने kg में चेंज करना है तो क्या करेंगे,
ग्राम पर मोल को हमने केजी पर मॉलिक्यूल में चेंज करना है। सो हम क्या करेंगे, ग्राम से केजी जाना है, सो हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, 10⁻³ लिख दिया। मोल से मॉलिक्यूल जाना है, मीन्स हमने क्या लिखना है 6.023 इंटू 10⁻23 ओके इंटू 10⁻23 6.023 इंटू 10⁻23 ओके। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻27 1.67 इंटू 10⁻27 केजी पर मॉलिक्यूल। सो अगर आपने ग्राम पर मोल को केजी पर मॉलिक्यूल में चेंज करना है तो उसका क्या मेथड है, आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1.67 इंटू 10⁻27। ये काफ़ी यूज़ होगा जब आप रोटेशनल स्पेक्ट्रा के न्यूमेरिकल्स करोगे। ओके सो आपको ये ध्यान में रखना है किसको किसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके कैसे चेंज करना है। ओके सो अब हम कर रहे हैं जो भी हमने किया है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस फ्रेंड्स, ये देखो हमारे पास क्वेश्चंस हैं। आप पहले सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें आपको बताना है लाइफ टाइम फॉर द ट्रांजिशन इन प्रॉपर ऑर्डर। ओके लाइफ टाइम बताना है कि मीन्स अगर हमारा मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो वो कितना टाइम रुकेगा एक्साइटेड स्टेट में। ओके किस हमारे पास स्पेक्ट्रा में किस मोशन में ज़्यादा टाइम रुकेगा एक्साइटेड स्टेट में। सो आप देखो जितना ही एनर्जी गैप ज़्यादा होगा मीन्स जो हमारा एक्साइटेड लेवल है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, वहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल होगा ज़्यादा, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ही हमारा मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, उतनी ही जल्दी वो वापस आएगा, मीन्स उसका जो लाइफ टाइम है उतना ही क्या होगा कम होगा। ओके सो ये देखो इलेक्ट्रॉनिक का जो लाइफ टाइम है वो सबसे कम, देन वाइब्रेशनल देन रोटेशनल, ये सही है बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का जो एनर्जी गैप होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, देन वाइब्रेशन का देन रोटेशनल का। ओके सो ये तो हो गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन फिर देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो N1/N2 इज इक्वल टू 3/2 e⁻⁻c1 - e2/kT, ये भी नेट में आया हुआ है। सो इसमें देखो G2/G1 देखना है आपने, आप देख के क्या बोलोगे N1/N2 इज इक्वल टू G1/G2 e⁻⁻c - e2/kT। आप क्या लिख दोगे तुरंत ही कि ये तो यही होता है जो प्री एक्सपोनेंशियल होता है, हम इसी को ही क्या बोलते हैं G1/G2, आप यही लिख दोगे 3/2। ओके बिना देखे हम किस पे टिक लगा देते हैं 3/2, और वो ऑप्शन भी फर्स्ट होता है। बट यहाँ पे देखो आपको G2/G1 पूछा गया है, G2/G1। ओके G1/G2 नहीं पूछा, G2/G1 पूछा है। सो G2/G1 किसके इक्वल आ जाएगा, G2/G1 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2/3। ओके सो आपने क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना होता है नेट में। ओके सो नेक्स्ट देखो, अब ये तो हमारे पास हो गया फोर्थ क्वेश्चन हो गया एंड सेकंड क्वेश्चन हो गया। सो अब देखो जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है EJ इज लाइंग एट 2 यूनिट्स हायर देन द नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल EI। ओके जो EJ है वो आपको दिया क्या हुआ है डबली डीजनरेट दिया हुआ है। डबली डीजनरेट का मतलब क्या होता है कि जो उसकी डीजनरेसी है वो 2 है, GJ की वैल्यू 2 दी हुई है। एंड नॉन डीजनरेट का मतलब क्या होता है उसकी डीजनरेसी 1 की इक्वल है। सो GI किसके इक्वल है 1 के इक्वल। हमने पता क्या करना है NJ/NI। NJ/NI क्या होता है NJ/NI इज इक्वल टू GJ/GI। GJ कितना है 2, GI कितना है 1 e⁻, उन दोनों का क्या है डिफरेंस। ये देखो इन्होंने बोला हुआ है EJ इज लाइंग एट 2 यूनिट्स हायर देन नॉन डीजनरेट। ओके मीन्स उनके डेल्टा ई कितना है 2 के इक्वल। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 e⁻ डेल्टा ई होता है ना डिवाइडेड बाई KT। KT की वैल्यू इन्होंने कितनी दी हुई है 1। ओके सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। कितना आंसर आ गया 2 e⁻²। देखो इससे आसान क्वेश्चन और क्या आ सकता है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। ऐसा क्वेश्चन तो ना मीन्स +2 के बाद JEE में भी नहीं आता। ओके सो आपको ना काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं, बट प्रॉब्लम क्या रह जाती है बस वहाँ पे ना 3 आवर्स में हम पैनिक हो जाते हैं। प्रॉब्लम यही रह जाती है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेट का पेपर इतना आसान आता है। नेक्स्ट देखो द टेम्परेचर एट विच द पॉपुलेशन ऑफ द एक्साइटेड लेवल विल बी हाफ दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट इज गिवन बाय। आपको डेल्टा ई की वैल्यू h दी हुई है, आपने वो टेम्परेचर पता करना है जब एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन हाफ हो जाए ग्राउंड स्टेट्स की। ओके सो हमारे पास पॉपुलेशन होती है किसके इक्वल है NJ/NI। किसके इक्वल होता है ये J एक्साइटेड है, I क्या है ग्राउंड है। ये आपको दिया हुआ है 1/2। ओके NJ कितनी दी हुई है 1/2 NI। सो NI के साथ NI कैंसिल हो जाएगा 1/2 आ गया। ये किसके इक्वल होता है e⁻- डेल्टा ई। डेल्टा ई कितने h डिवाइडेड बाई KT। ओके आपने T की वैल्यू पता करनी है। सो हम क्या ले लेंगे लॉन ले लेंगे -ln2 इज इक्वल टू -hν/KT। सो यहाँ से हमारे पास जो T है वो क्या आ गया T क्या आ गया hν/K ln 2 hν/K ln 2। सो देखो इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा दिसंबर नेट में आया हुआ है ये 2015 में। ओके सो ये था हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। अब हम देख रहे हैं
फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एनर्जीज दी हुई हैं। इफ़ द एनर्जी ऑफ अ बेयर प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है उसकी एनर्जी, अगर वो हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, अगर वो अलोंग एंड अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड रहता है, ओके, अगर अलोंग रहता है तो उस लेवल की एनर्जी इतनी है, अगर अगेंस्ट रहता है तो उस लेवल की एनर्जी इतनी है। ओके, सो हमने बताना है कि दोनों लेवल्स में जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी प्रोटॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, उसकी रेशो बतानी है। ओके, सो अब देखो ये हमारे पास एनर्जी है अलोंग की, ये एनर्जी है अगेंस्ट की। ओके, ये कम एनर्जी है तो ये लोअर लेवल है, ये हायर लेवल है। इसकी एनर्जी कितनी है -hν(bz) डिवाइडेड बाई 2, इसकी कितनी है hν(bz) डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो अब देखो, अब हमने क्या करना है, Nj/Ni, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द प्रोटॉन, वो किसके इक्वल होती है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास jth में, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास ith में। ओके, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मीन्स Nj/n आ जाएगा ऊपर, नीचे भी Ni/n आ जाएगा। n क्या है, टोटल नंबर। ओके, सो n के साथ n कैंसिल हो जाएगा, मीन्स Nj/Ni ही आ जाएगा। ये किसके इक्वल है हमारे पास, Gj/Gi, Gj/Gi अगर ना दिया हो तो 1 के इक्वल ही होता है, e⁻∆e। ओके, हमने अब ∆e पुट करना है, किसके इक्वल है, e⁻∆e। ये देखो Nj/n, e⁻∆e यहाँ पे आपके पास आ जाएगा hν(bz), ओके, डिवाइडेड बाई kT। सो अब देखो आपने पता क्या करना है, रेशो ही पता करनी है, यही पता करना है। सो आपके पास आंसर क्या आ गया, e⁻∆hν(bz)/kT। नेक्स्ट देखो, इन अ 3-level system the second and third levels are found to be half and sixth populated। ओके, जो सेकंड लेवल है वो तो हाफ पॉपुलेटेड है, एंड जो थर्ड लेवल है वो 1/6 पॉपुलेटेड है। 6 पॉपुलेटेड का मीन्स 1/6। ओके, ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में वो 1/6 पॉपुलेटेड है। आपको ∆E12 दिया हुआ है, ∆E23 दिया हुआ है। आपने क्या बताना है कि जो टेम्परेचर आएगा, मीन्स जो हमारा सिस्टम है, ये जो सिस्टम है 3 लेवल्स वाला, ये हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, या फिर अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका कितना टेम्परेचर है। ओके, सो अब देखो ये टीफर में आया हुआ क्वेश्चन है। टीफर क्या है, टीफर क्या है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ओके, सो यहाँ पे PhD के लिए टेस्ट होता है, उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो जो ∆E12 है, ∆E12 किसके इक्वल है, ∆E12 हमें दिया हुआ है 20 K जूल्स। K जूल्स का मतलब किलो जूल्स नहीं है, इन्होंने मेंशन किया हुआ है K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, सो अब देखो जो हमारे पास हमने क्या पता करना है, T की वैल्यू पता करनी है, ये E12 है। सो अगर हम N2/N1 लगाएं, ओके, N2/N1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, e⁻⁻20 K डिवाइडेड बाई KT। K के साथ K कैंसिल हो गया, मीन्स N2/N1 इज इक्वल टू e⁻⁻20 डिवाइडेड बाई T। N2/N1 दिया कितना हुआ है हमें, N2 कितना दिया हुआ है, हाफ पॉपुलेटेड दिया हुआ है, मीन्स 1/2। ओके, 1/2 N1 के साथ N1 कैंसिल हो गया, मीन्स ये 1/2 आ गया। ओके, 1/2 इज इक्वल टू दिस। सो अगर हम लोन लेंगे, ln 2 इज इक्वल टू 20/T। T क्या आ गया, 20 डिवाइडेड बाई ln 2। ओके, सो अगर आप E23 की बात कर रहे हो, आपको ∆E23 दिया हुआ है 20 K जूल्स। ओके, सो अब देखो, अब आपको ये जो थर्ड लेवल की पॉपुलेशन दी हुई है ना, 6th पॉपुलेटेड, ये किसके विद रिस्पेक्ट टू दी हुई है, ग्राउंड स्टेट की। ओके, मीन्स 1/6 ऑफ ग्राउंड स्टेट, 1/6 N1 दिया हुआ है। सो आपने क्या लेना है, आपने N3 डिवाइडेड बाई N1 ही लेना है। ओके, N3 डिवाइडेड बाई N1 ये किसके इक्वल है, 1/6 के, ये किसके इक्वल है, e⁻⁻। अब N1 एंड N3 में देखना है आपने कितना गैप है। ओके, हम गलती क्या कर देते हैं, हमें 2-3 दिया हुआ है। ओके, 2-3 का एनर्जी गैप दिया हुआ है, हम वही पुट कर देते हैं। बट अब हमने 1-3 का एनर्जी गैप देखना है। 1-3 का एनर्जी गैप कितना हो गया, 20 + 20 40, e⁻⁻40 K डिवाइडेड बाई KT। K के साथ K कैंसिल हो गया, सो हमारे पास क्या आ गया, ln 6 इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाई T। T किसके इक्वल आ गया, 40 डिवाइडेड बाई ln 6। सो मीन ये दोनों टेम्परेचर हमारे पास क्या है, डिफरेंट आ रहे हैं। सो मीन्स जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। ओके, अगर ये टेम्परेचर दोनों सेम आ जाते, मीन्स इनमें से कोई ना कोई वैल्यू आ जाती, तब हम बोल देते कि जो हमारा सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ओके, बट अब टेम्परेचर सेम नहीं आया, सो थर्मल इक्विलिब्रियम में ये वाला सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो हमने देखा कि स्पेक्ट्रा के लिए क्या क्या कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे उसके लिए। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।